हेलो राम राम दोस्त। आज पढ़ाने वाले हैं बायोलॉजी में गुणसूत्र। बहुत अच्छा तरीके से बताएंगे। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और आप लोग अगर नए हैं हमारे फेसबुक पेज को आप लोग फॉलो कीजिए। उस फेसबुक पेज का नाम है उमेश यादव। उमेश यादव, समझे? इसको आप लोग जल्दी जल्दी फॉलो कीजिए। अब मेरा यूट्यूब चैनल है ज्ञान भारती। ज्ञान भारती, ज्ञान भारती अड्डा 100, ज्ञान भारती अड्डा 100 मेरा यूट्यूब चैनल है। फेसबुक पेज ये हो गया, समझे? फेसबुक पेज मेरा उमेश भारती के नाम से है। इस पर लाइव होते हैं रिकॉर्डेड वीडियो ज्ञान भारती अड्डा 100 यूट्यूब चैनल पर इसको डाल देते हैं, तो वहां भी आप जा करके देख सकते हैं। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है गुणसूत्र यानी होमोफिलियोस। देखिए, गुणसूत्र इस टॉपिक का नाम है। आज पढ़ाने वाले हैं, बहुत अच्छा मजेदार टॉपिक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। गुणसूत्र किसको कहा जाता है, समझे? बहुत ही मजेदार टॉपिक है। चलिए देखिए, मान लीजिए यह कोशिका, मान लीजिए यह कोशिका है। तो कोशिका के केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र महीन, लंबे तथा कुंडलित धागे के रूप में दिखाई देता है, समझे? गुणसूत्र जो है कोशिका के केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक में महीन, लंबे तथा कुंडलित धागे के रूप में दिखाई देते हैं। तथा ये और एक चीज काम करता है, यह कोशिका के विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देता है। जिस समय कोशिका का विभाजन होता है यानी सेल डिवीजन होता है, उस समय यह स्पष्ट दिखाई देता है, समझे? यहाँ तक तो समझ गए। क्या लिखना है तो लिख भी देते हैं। देखिए, लिख देते हैं कोशिका, कोशिका के केंद्रक में, कोशिका, कोशिका के, कोशिका के, कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र, केंद्रक में, केंद्रक में यानी ये सेल है। देखिए, यानी ये सेल है और इसके केंद्रक में ये सेल है, कोशिका है, ठीक? कोशिका, कोशिका है और इसके केंद्रक में, केंद्रक में महीन, महीन, लंबे, महीन, लंबे तथा कुंडलित, तथा कुंडलित, कुंडलित धागे के रूप में दिखाई देते हैं। धागे के रूप में, धागे के रूप में दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं, समझे? धागे जो, तथा जो मतलब यानी जो कौन, गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तथा कोशिका विभाजन के समय, तथा कोशिका, कोशिका विभाजन के समय, विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं, समझे? यहां तक आप लोग समझ गए। क्या हम समझा है कि कोशिका के केंद्रक, कोशिका के केंद्रक में महीन, लंबे तथा कुंडलित धागे के रूप में दिखाई देते हैं। तथा कोशिका विभाजन के समय यह स्पष्ट दिखाई देता है। उसी को हम गुणसूत्र कहलाते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र
गुणसूत्र कहलाता है। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे। कोशिका के केंद्रक में महीन, लंबे तथा कुंडलित धागे के रूप में दिखाई देते हैं तथा कोशिका विभाजन के समय यह जो गुणसूत्र है स्पष्ट दिखाई देता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, जो गुणसूत्र का जो शीर्ष वाला भाग होता है उसको टेलोमियर कहते हैं। गुणसूत्र का जो शीर्ष वाला भाग होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि गुणसूत्र का शीर्ष वाला भाग को क्या कहते हैं, हम लोग जवाब देंगे उसका गुणसूत्र का शीर्ष वाला भाग को टेलोमियर कहते हैं। देखिए गुणसूत्र का शीर्ष वाला भाग, देखिए गुणसूत्र का शीर्ष वाला भाग उसको कहते हैं टेलोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेलोमियर कहते हैं। समझे? गुणसूत्र का जो अग्रभाग यानी शीर्ष भाग होता है उसको टेलोमियर बोलते हैं। यहां तक तो समझ गए होंगे। गुणसूत्र किसको कहते हैं, गुणसूत्र का शीर्ष भाग क्या होता है, यहां तक तो आप लोग समझ गए। गुणसूत्र जो है, देखिए गुणसूत्र मुख्यतः दो चीज से बना होता है, डीएनए से और क्षारीय प्रोटीन से बना होता है। गुणसूत्र कुछ क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में, या सेट में भी बनाते होंगे, आपको इस क्वेश्चन मिलता होगा। गुणसूत्र जो है किस चीज से मिलकर बनता है, तो गुणसूत्र जो है डीएनए प्लस क्षारीय प्रोटीन। डीएनए कितना परसेंट रहता है, डीएनए लगभग 14% रहता है, यानी 40% रहता है, और 60% प्रोटीन रहता है। इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। देखिए गुणसूत्र जो है डीएनए प्लस क्षारीय प्रोटीन मिलकर बनता है। गुणसूत्र लिखिए, गुणसूत्र डीएनए कितना, तो 40% तथा क्षारीय प्रोटीन कितना, तो 60% से मिलकर बना होता है। समझे? क्वेश्चन पूछता है कि गुणसूत्र जो है ना किस चीज से मिलकर बनता है, तो डीएनए कितना 40% और क्षारीय प्रोटीन कितना, तो 60%, दोनों मिलेगा तो गुणसूत्र का निर्माण होगा। अब ये सभी यूकेरियोटिक कोशिका में एक निश्चित संख्या में गुणसूत्र आता है। जैसे सभी यूकेरियोटिक कोशिका, जैसे हम लोग आते हैं, जितना भी जीव जंतु है यूकेरियोटिक कोशिका में आता है। समझे? तो उसमें क्या होता है, देखते हैं मनुष्य में कितना होता है गुणसूत्र, 2n। मनुष्य में देखिएगा, मनुष्य में जो गुणसूत्र होता है उसको 2n बोलते हैं। तो n कितना होता है, 23 जोड़ा, यानी n बराबर होता है कितना, 23 होता है। n 23 होता है, तो कितना हो जाएगा, इसमें 23 से गुना कर दीजिएगा तो कितना, टोटल कितना हो जाएगा, 46। तो 23 जोड़ा यानी 46 गुणसूत्र होता है। लेकिन यही अगर कभी कभी गड़बड़ा जाता है गुणसूत्र, यही कभी कभी गड़बड़ा जाता है, अगर इसमें एक कम कर दिया जाए और एक बढ़ा दिया जाए तो गड़बड़ा जाएगा। एक कम कर दिया जाएगा तो हो जाएगा क्या, टर्नर सिंड्रोम, जो महिला में हो जाता है। देखते हैं महिला कभी कभी, देखते हैं क्या बोलते हैं उसको, जो थर्ड जेंडर होता है वो पुरुष जैसा दिखाई देता है, उसमें मूछ आ जाता है। समझे? आज जबकि अगर 46 के बजाय 47 गुणसूत्र हो जाएगा तो क्या होता है, पुरुष की बजाय क्या होता है, महिला दिखाई देने लगता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि स्त्री का लक्षण हो जाता है, सब चीज स्त्री का हो जाता है पुरुष में। समझे? चीज समझ गया? यही कभी गड़बड़ा जाता है, इंसान का इधर उधर हो जाता है। हम लोग समझ रहे होंगे। तो सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में गुणसूत्र पाए जाते, सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में एक निश्चित संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य में बताइए दिए 2n होता है, यानी n बराबर 23, यानी 46। तो मनुष्य में कितना जोड़ा गुणसूत्र होता है,
46 जोड़ा, अति 23 जोड़ा होता है, यानी टोटल 46 होता है। यहाँ तक तो समझ गए। अगला देखिए, मनुष्य की एक कोशिका में डीएनए, मनुष्य की एक कोशिका में डीएनए 46 गुणसूत्रों में इकट्ठा होता है। समझे? मनुष्य की कोशिका में डीएनए 46 गुणसूत्रों में इकट्ठा रहता है। समझे? आगे देखिएगा, गुणसूत्र क्या करता है? आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है। गुणसूत्र का काम है आनुवांशिक सूचनाओं का, जिससे कि इस पीढ़ी से लेकर जो अगला पीढ़ी जो जनरेट होगा, अगला पीढ़ी जो आएगा उस पीढ़ी में ले जाएगा। कौन? तो गुणसूत्र। ध्यान दीजिएगा, गुणसूत्र का काम क्या है, लिख लीजिएगा, मौखिक बोलेंगे तो फिर भुला जाइएगा। गुणसूत्र जो है, एक गुणसूत्र जो है एक पीढ़ी से, गुणसूत्र का काम क्या है? आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाया जाता है। गुणसूत्र जो है, देखिए गुणसूत्र जो है आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाया जाता है। समझ गए ना? गुणसूत्र का क्या काम है? एक पीढ़ी से, एक मतलब आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से लेकर करके दूसरा पीढ़ी में ले जाया जाता है। गुणसूत्र का यही काम है। समझे? उसके बाद में इसे कुछ सरीसृपों में, जैसे मगरमच्छ हो गया, छिपकली में, इसमें लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। ये लोग क्या करता है, पर्यावरण का जो टेम्परेचर है उसी के माध्यम से ये लोग अपना लिंग निर्धारण करता है। समझे? जैसे कुछ सरीसृप जो है, जितना भी सरीसृप है उसमें लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है, वो पर्यावरण के ताप पर डिपेंड करता है। समझ गए? देखिए लिख लीजिए, समझाते जाएंगे और लिखाते जाएंगे। कुछ सरीसृपों जैसे, देखिए कुछ सरीसृपों जैसे हो गया मगरमच्छ, छिपकली, मगरमच्छ हो जाए, छिपकली हो गया, इत्यादि में लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता, क्या करेगा? इन जीवों का जो लिंग निर्धारण होता है, इन जीवों का लिंग निर्धारण पर्यावरण के ताप पर निर्भर करता है, या पर्यावरण के ताप के द्वारा होता है। समझे? बोल रहा है कि कुछ सरीसृपों जैसे मगरमच्छ हो गया, छिपकली हो गया, इत्यादि में लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। इन जीवों का जो लिंग का निर्धारण होता है पर्यावरण के ताप के द्वारा निर्धारित होता है। समझ गए? उसके बाद में देखिए हम लोग डीएनए पढ़ेंगे। गुणसूत्र खत्म हो गया। गुणसूत्र में ही कितने क्वेश्चन पूछेगा? पहला क्वेश्चन पूछेगा गुणसूत्र जो है क्या है?
परिभाषा नहीं पूछेगा, लेकिन यही पूछेगा, बताइएगा कोशिका के विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देता है तो गुणसूत्र। जिस समय कोशिका का विभाजन होगा उस समय स्पष्ट उसको दिखाई देगा, गुणसूत्र दिखाई देगा। गुणसूत्र कैसा होता है? तो कोशिका के केंद्रक में महीन धागे के रूप में कुंडलित धागे नुमा दिखाई देता है, उसी को गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र का और क्या काम? गुणसूत्र का जो शीर्ष वाला भाग होता है उसको टेलोमियर बोलते हैं। गुणसूत्र जो है डीएनए प्लस क्षारीय प्रोटीन से मिलकर बनता है। डीएनए 40% होता है, जबकि क्षारीय प्रोटीन होता है 60% होता है। उसके बाद में ये सभी प्रेरित कोशिका में एक निश्चित संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य में 46 गुणसूत्र होता है, समझे? अगर इधर उधर हो जाएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। उसके बाद में मनुष्य की कोशिका में डीएनए जो है 46 गुणसूत्र से मिलकर बना होता है। उसके बाद में पढ़ा है गुणसूत्र क्या करता है? आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से लेकर दूसरे पीढ़ी में ले जाया जाता है। किसके माध्यम से? गुणसूत्र के माध्यम से, समझे? जिसे कुछ सरीसृपों में जैसे गुणसूत्र नहीं पाया जाता, जैसे छिपकली हो गया, मगरमच्छ हो गया, इस सब में गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। इसका जो गुणसूत्र कैसे पाया जाता है तो पर्यावरण के टेम्परेचर के द्वारा यह अपना लिंग निर्धारण करता है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग अब डीएनए पढ़ेंगे। गुणसूत्र हो गया खत्म, अब हम लोग पढ़ेंगे डीएनए। समझे? डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। डीएनए इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, समझे? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, समझे? डीएनए डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए क्या है? तो एक न्यूक्लिक एसिड है जो प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्र की रचना बनाता है। डीएनए क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड है जो प्रोटीन के साथ मिलकर क्या किस चीज का रचना करता है? गुणसूत्र का रचना करता है। या लिखिए डीएनए एक, लिखिएगा डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्र की रचना बनाता है। जो प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्र की रचना बनाता है, समझे? तो डीएनए क्या है? एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है जो प्रोटीन के साथ मिलकर के गुणसूत्र की रचना बनाता है। यहां तक समझ लोगे? डीएनए का फुल फॉर्म भी पूछ देता है एग्जाम में, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए यह कोशिका के केंद्रक में धागे के रूप में फैला रहता है। डीएनए जो है या कोशिका, डीएनए जो इस प्रकार रहेगा, देखिए डीएनए जो है इसका फिगर इस प्रकार रहता है, इस तरह से इसका फिगर इसी तरह रहता है, समझे? यह जो है ना एक धागे के रूप में रहता है। यह कोशिका के केंद्रक में धागे के रूप में फैला रहता है। डीएनए जो है यह कोशिका के केंद्रक में कोशिका के केंद्रक में धागे के रूप में फैला रहता है, समझे? डीएनए जो है कोशिका के केंद्रक में धागे के रूप में फैला, इसका फिगर डीएनए का देखिए यही फिगर रहता है और इसी पर जीन रहता है, इसी पर जीन लिपटा हुआ रहता है। जीन जानते क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति का
देखते हैं अनुवांशिक रोग होता है। तो इसी पर डीएनए में ही जीन रहता है, उसी पर जानते हैं क्या करता है कि अगर अगला पीढ़ी में, अभी बात के लिए प्रेजेंट में कोई व्यक्ति का भी अनुवांशिक रोग है, जो अगला जो पीढ़ी आएगा उसमें भी वह रोग होने का चांस रहता है। समझे? तो यही कारण है, उसके डीएनए में रहता है ना, बोलता है इसका डीएनए में, वही है डीएनए में। डीएनए कहाँ रहता है? तो जीन में रहता है, जीन डीएनए में रहता है। ठीक है, आगे देखिएगा, डीएनए की कुछ मात्रा केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। डीएनए की जो है कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट यानी पेड़ पौधे में। लिख लीजिए, डीएनए जो है, डीएनए देखिए लिखिएगा, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। समझे? डीएनए जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि डीएनए जो है कहाँ पाया जाता है, डीएनए तो बोलेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है। यहाँ तक तो समझ गए, कुछ दिक्कत नहीं है। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, मूल रूप से डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है। क्वेश्चन पूछता है कि डीएनए क्या है? एक प्रकार का अनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए एक प्रकार का क्या अनुवांशिक पदार्थ है? डीएनए एक प्रकार का अनुवांशिक पदार्थ है। समझे? डीएनए क्या है? डीएनए एक प्रकार का अनुवांशिक पदार्थ है जो लक्षणों या गुणों को माता पिता से, देखिए, जो क्या करता है, जो लक्षणों को माता पिता से संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। ये चीज तो पहले हम बोल दिए थे। क्या डीएनए का काम क्या है? जो भी अनुवांशिक रोग अगर माता पिता में है या कोई चीज है, अनुवांशिक पदार्थ है, वह क्या करता है, वह लक्षण क्या कर उसके जनरेशन में भी आ जाता है। देखते हैं, डीएनए की जो संरचना होता है 3 प्रकार से होता है। डीएनए की जो संरचना होता है वह 3 प्रकार से होता है। एक और नाइट्रोजन क्षार होता है, फास्फोरिक अम्ल होता है, और जो तीसरा होता है शुगर। तो हम लोग जानेंगे नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार का होता है। नाइट्रोजन क्षार जो है कितने प्रकार का होता है? नाइट्रोजन जो क्षार है वह कितने प्रकार का होता है? देखिए, नाइट्रोजन क्षार यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्यूरिन और दूसरा जो होता है पीरिमिडिन। समझे? नाइट्रोजन क्षार जो है 2 प्रकार का होता है। प्यूरिन होता है, दूसरा होता है पीरिमिडिन होता है। अब आइए, इसका भी 2 भाग है, प्यूरिन का 2 भाग है।
प्यूरिन का दो भाग, एगो एडिनिन होता है, एगो गुआनिन होता है। एगो एडिनिन, दूसरा होता है गुआनिन होता है। प्यूरिन के दो भाग होता है, लेकिन नाइट्रोजन क्षार दो प्रकार का होता है। नाइट्रोजन क्षार दो प्रकार का होता है, प्यूरिन होता है और दूसरा होता है पिरिमिडिन होता है। और प्यूरिन दो प्रकार का होता है, एक होता है एडिनिन होता है, दूसरा होता है गुआनिन होता है। और पिरिमिडिन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है साइटोसिन होता है, देखिए एक साइटोसिन और दूसरा होता है यूरेसिल होता है। दूसरा होता है यूरे, समझे गए? दूसरा जो होता है यूरेसिल होता है। नाइट्रोजन क्षार दो प्रकार के, प्यूरिन पिरामिडिन। प्यूरिन दो भाग होता है, एडिनिन गुआनिन। पिरिमिडिन का दो भाग होता है, साइटोसिन और यूरेसिल। तो आरएन हम लोग पढ़ेंगे जो है आरएनए में एडिनिन की जगह पर क्या आ जाता है, तो यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, इस चीज को हम कल डिस्कशन करेंगे। बहुत अच्छा सा अभी डीएनए में कुछ बच गया है, इसीलिए आज का क्लास यहीं तक है। हम लोग आप फिर देखिए 6 बजे, देखिए 6:20 से अभी जस्ट शाम में ही 6:20 से पीएम में लाइव यूज होगा, समझे? इसीलिए आप लोग तो उम्मीद है कि जितना भी आप लोग देख रहे हैं इस चीज को आप लोग ज्वाइनिंग कीजिए और बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। इस बार जो बिहार दरोगा बिहार सचिवालय आ रहा है, आप लोग किसी तरह उसमें क्या हम भी लगे हुए हैं, तो मेहनत करके निकल जाना है, क्योंकि बिहार में बहुत सारी वैकेंसी इलेक्शन है, इसीलिए मन से पढ़ना है, कोई कोताही नहीं करना है। ठीक है, चलिए थैंक यू, धन्यवाद। 6:20 से हम लोग के फेसबुक लाइव पर जुड़िएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।